हाय गाइस, नमकीन सच टीम है। मैं हूँ सलीमा, मेरे साथ है इरफा, जिसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है। वैसे सीरियसली बोलूं मैं बोलती है, इसको याद नहीं हुआ है। सीरियसली मुझे याद नहीं रहता। आई मीन क्या बोलूं मैं, और उम्मीद करते हैं मैं सब्सक्राइबर को याद रहेगा शायद, क्योंकि उनको तो वैसे ही ना सबके नाम याद रहते हैं। थोड़ा बोलने में मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, लिटरली मुझे भी मुश्किल लगता है क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है ये नाम। अब तक तो मैंने नहीं सुना। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना है इसका इतना नाम। भी यूनिक नहीं है मेरा नाम। अच्छा, बट अच्छा है, लाइक डिफरेंट है। अच्छा बोलने मेरा नाम अच्छा तो हो गई, बुलाने में भी अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सही है। खैर, हमारे सब्सक्राइबर को वैसे ही बहुत सारी शिकायतें होती है हमसे कि ना हम लोग इतना डिले क्यों करते हैं वीडियोस में, इतना लेट क्यों आते हो। बड़ा गैप आ गया था ना बीच में। बहुत बड़ा गैप आया था। आई मीन सीरियसली बेचारे नाराज हो गए थे हमसे। तो अब हम फाइनली हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आए एंड एवरी वीक आए और आप लोगों के लिए सारी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करें। तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? आज हम देख रहे हैं हाउ इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर। नो हाउ इट विल बी पॉसिबल। कौन है ये? अद्रर गुप्ता। तो देखते हैं इसमें क्या है। आई एम श्योर बहुत ही अच्छी वीडियो होगी और हमारे लिए ही लाइक इंफॉर्मेटिव होगी। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस के विद्वानों में केनेथ वॉल्ट्ज का बड़ा नाम है। वो सुपर पावर को 5 क्राइटेरिया में परिभाषित करते हैं। इनमें पॉपुलेशन और टेरिटरी, रिसोर्स इंडाउनमेंट, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मिलिट्री स्ट्रेंथ जैसे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। एक और स्कॉलर जॉन मेयरशाइमर के हिसाब से जो देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश के खिलाफ एक ऑल आउट वॉर लड़ने के लिए सफिशिएंट मिलिट्री ताकत रखता है, वो एक सुपर पावर कहलाता है। इन डेफिनेशंस के हिसाब से इतिहास में कई सुपर पावर्स हुए। द ग्रेट ब्रिटेन, यूएसएसआर और अमेरिका के नाम इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली चाइना को भी एक फ्यूचर सुपर पावर कहा जाने लगा है। लेकिन भारत का क्या हम कह सकते हैं कि भारत एक सुपर पावर है, या फिर क्या भारत आने वाले वक्त में एक सुपर पावर बन पाएगा? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ मेजर एकेडमिशियंस ने दावा कर दिया था कि भारत ज़रूर एक सुपर पावर बनेगा अगर वो अपने पोटेंशियल्स को फुली यूटिलाइज और चैलेंजेस के साथ ढंग से डील करे। तो आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों रोनाल्ड रीगन के काउंसलर क्लाइड वी प्रेस्टोविट्ज जूनियर ने 21st सेंचुरी को इंडियन सेंचुरी कहकर दावा किया कि इंडिया 21st सेंचुरी की बिगेस्ट सुपर पावर बनकर उभरेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। दोस्तों, धीरे धीरे ग्रेट पावर रेस और इंटरनेशनल हायरार्की में अपना स्टेटस बदलते हुए इंडिया एक पोटेंशियल सुपर पावर बनकर उभरा है। एक पोटेंशियल सुपर पावर यानी वो देश जो आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटीज रखता हो। करेंटली केवल यूएसए ही सुपर पावर का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। मिलिट्री हो या इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी हो या कल्चर, सभी स्फीयर्स में यूएसए अपनी हेजेमनी को फैला चुका है। अपने ग्लोबल मिलिट्री अलायंसेस, मैसिव मिलिट्री और नेटवर्क ऑफ मिलिट्री बेसेस के जरिए वो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का दम भरता रहता है। इकोनॉमिकली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ में अपने डोमिनेंस और कई मल्टीलेटरल और बायलेटरल ट्रेड पैक्ट के जरिए वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर बना। इसी इकोनॉमिक डोमिनेंस का नतीजा है कि आज अमेरिकन ब्रांड्स दुनिया भर में फैली हुई हैं। टीवी शोज, फिल्म्स, मीडिया और थिंक टैंक के थ्रू अमेरिका अपने कल्चर को भी सालों से फैला रहा है, जिसके चलते अमेरिका की दुनिया में छवि लार्जली पॉजिटिव ही है। टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका का ही बोलबाला है, जहां टेस्ला से लेकर इंटेल और एप्पल से लेकर एनवीडिया जैसी कंपनीज अपने अपने सेक्टर में डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में नासा के सामने शायद ही कोई और देश खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन डोमिनेंस के दिन शायद अब पूरे होने लगे हैं और वर्ल्ड स्टेज में कई और देश हैं जो सुपर पावर बनने की दावेदारी को पुरजोर तरीके से दुनिया के सामने रख रहे हैं। इन देशों में सबसे बड़ा दावेदार चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन और रशिया हैं, जिन्हें 1990 से पोटेंशियल सुपर पावर कहा जाने लगा। जापान भी पहले इस रेस में था, लेकिन 1990s में अपनी बूढ़ी होती पॉपुलेशन और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के चलते उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में शुरुआत करते हैं इंडिया के पोटेंशियल सुपर पावर की कहानी को और चलते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ पावर की ओर। दोस्तों, इकोनॉमिक पावर में चाइना के स्पेक्टेकुलर ग्रोथ के साथ साथ इंडिया ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद अपना ओवरऑल वेल्थ
तेज़ी से बढ़ाया है। ऐसे में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से इकोनॉमिक पावर का शिफ्ट एशिया की ओर हुआ और एशियन कंट्री की बात होने लगी। अनुमान लगाया गया कि अगले कुछ दशकों में एशियन देश ही इंटरनेशनल अफेयर्स को डिक्टेट करेंगे। इंडिया को एक पोटेंशियल सुपर पावर का दर्जा मेनली उसके इकोनॉमिक राइज के चलते ही 2006 में मिला, जब कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिशियंस ने इस पर चर्चा शुरू की। 2006 में न्यूज़ वीक, द इकोनॉमिस्ट और इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून इसमें सबसे आगे रहे। गोल्डमैन सैक्स प्रोजेक्ट की 2003 की एक रिपोर्ट को कोट करते हुए दावा किया गया कि अगले 50 सालों में इंडिया दुनिया की सभी मेजर इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग होगी, जिसका मेन कारण उसकी लार्ज यंग वर्कफोर्स होगी। याद करिए कि केनेथ वॉल्ट्स के लिए पॉपुलेशन पावर का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। खैर, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट 2003 की थी, लेकिन इसके प्रेडिक्शंस आज भी काफ़ी हद तक सही हैं। 2021 में IHS मार्केट की एक रिपोर्ट ने तो ये तक प्रेडिक्ट कर दिया कि इंडिया 2030 में जापान को पीछे छोड़ एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। दावा है कि इंडिया का GDP लगभग $2.7 ट्रिलियन से बढ़कर 2030 तक $8.4 ट्रिलियन हो जाएगा। खैर, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे कई फैक्टर्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया का लार्ज और रैपिडली एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास, जिसके चलते कंज्यूमर गुड्स की डिमांड हाई रहेगी और मार्केट ग्रो होता रहेगा। IHS मार्केट के हिसाब से इंडिया का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2020 के मुकाबले 2030 में दोगुना हो जाएगा, फ्रॉम $1.5 ट्रिलियन टू $3 ट्रिलियन। इंडिया का बढ़ता कंज्यूमर मार्केट और लार्ज इंडस्ट्रियल बेस उसे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा इंडिया का रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ई-कॉमर्स को रैपिडली एक्सेलरेट कर इंडियन रिटेल कंज्यूमर मार्केट को बदल कर रख देगा। 2030 तक 110 करोड़ भारतीय इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, जो 2020 के 50 करोड़ से डबल से भी ज़्यादा होगा। इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी और 4G और 5G का रैपिड एक्सपेंशन इंडिया के होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स को बूस्ट करेगा। इनमें ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, मेंसा ब्रांड्स, लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप, डिलीवरी और फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन ग्रोसर, बिग बास्केट वो इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं जिनके सेल्स पैंडेमिक में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ती रैंकिंग आज इंडिया में इंक्रीजिंग FDI का इम्पॉर्टेंट कारण है। बिग टेक जायंट्स जैसे फेसबुक और गूगल के लिए इंडिया एक ह्यूज मार्केट है, जो लगातार तरह तरह से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के प्लान्स में है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल से लेकर सर्विस सेक्टर के बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक हर तरफ इंडिया के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव हैं, ऐसा IHS मार्केट का कहना है। खैर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से इकोनॉमिक सैंक्शन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कोएशन बन जाता है। USA और चाइना दोनों इसमें काफ़ी आगे हैं। USA ने IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO में डोमिनेंस के चलते अपनी इकोनॉमिक हेजेमनी मेंटेन की है, तो चाइना ये सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अपनी लोन पॉलिसी से करता है। चाइना एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है, जिसके सस्ते गुड्स दुनिया भर में डिमांड में हैं, और चाइनीज़ गुड्स के खिलाफ बॉयकॉट कैंपेन्स के बावजूद इंडिया का चाइना के साथ लगभग $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ये चाइना पर दुनिया का डिपेंडेंस दर्शाता है, जिसे वो फ्यूचर में एक वेपन की तरह यूज़ कर पावर प्रोजेक्शन कर सकेगा। इकोनॉमिक हेजेमनी में हम कई एस्पेक्ट्स में आज इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका और कई यूरोपियन देश हाईली स्किल्ड सर्विसेज और प्रोफेशनल्स के लिए इंडिया पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं। कई इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स आज बिग टेक जायंट्स जैसे गूगल, फेसबुक और एप्पल के टॉप पोजीशंस में हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स IMF, वर्ल्ड बैंक और UN में भी अपना वर्चस्व बना रहे हैं। गीता गोपीनाथ IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। इसके अलावा कुछ पोटेंशियल एरियाज हैं जिन्हें इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया का लार्ज पूल ऑफ यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन उसे फ्यूचर में एज देगा। स्पेस सेक्टर के कमर्शलाइजेशन से भी इंडिया अपना वर्चस्व बढ़ा सकता है, क्योंकि इंडिया की दुनिया में सबसे कम दामों में सैटेलाइट्स बनाने की छवि है। इंटरनेशनल रिलेशंस के जाने माने विद्वान फरीद जकारिया के अनुसार अगर इंडिया अपनी यंग पॉपुलेशन की स्किल्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे तो वो चाइना से भी आगे निकल जाएगा। जकारिया के लिए इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का 75 सालों से एग्जिस्टेंस भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो उसे एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। अब चलते हैं मिलिट्री पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की ओर। दोस्तों, इकोनॉमिक पावर हाउसेस की लिस्ट में जर्मनी, जापान और इटली का नाम भी है,
लेकिन ये देश सुपर पावर नहीं है। इसका कारण ये है कि ये देश मिलिट्री माइट में अमेरिका और चाइना से काफ़ी पीछे हैं। इसलिए इकोनॉमिक माइट के अलावा मिलिट्री माइट भी सुपर पावर बनने के लिए क्रूशल है। भारत की मिलिट्री माइट की बात करें तो मार्च 2021 में पब्लिश्ड अल्टीमेट मिलिट्री इंडेक्स चाइना को दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री बताता है। दूसरे स्थान में अमेरिका और तीसरे स्थान में रशिया के बाद चौथा स्थान भारत का रहा। ये मिलिट्री इंडेक्स दिखाता है कि इंडिया भले ही एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं है, पर दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री के साथ वो रेस में ज़रूर है। इंडिया दुनिया के लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर देशों में है, जिसके चलते कई एनालिस्ट कहते हैं कि 2030 तक इंडिया वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री भी बन सकती है। खैर, मिलिट्री एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल आर शंकर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखते हैं कि आज हमारी मिलिट्री का नाम दुनिया की टॉप मिलिट्रीज में है और वो भारत की नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने में बेहद सक्षम है। लेकिन एक राइजिंग सुपर पावर के एंगल से देखें तो काम अभी बाकी है। सबसे पहला मुद्दा डिफेंस स्पेंडिंग का है, जहां इंडिया का यूएस और चाइना के मुकाबले स्पेंडिंग काफ़ी कम है। सुपर पावर अमेरिका का डिफेंस स्पेंडिंग भारत से 10 गुना है, और अगर यूएस और चाइना से इंडिया को कंपेयर करें तो डिफेंस स्पेंडिंग पर फोकस ज़रूरी है। हालांकि जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ेगी। एक समस्या ये भी है कि इंडिया के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स मेनली टेरिटोरियल थ्रेट्स और इंटरनल सिक्योरिटी पर फोकस्ड हैं, जहां पर इंडिया का मेजर डिफेंस स्पेंडिंग यूटिलाइज होता है। ये इंडिया की फोर्सेस का ध्यान एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन से हटाकर इंटरनल मुद्दों पर केंद्रित कर देता है, जबकि सुपर पावर्स के लिए एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन क्रूशल माना गया है। इसके अलावा आज वॉरफेयर केवल कन्वेंशनल मिलिट्री जैसे टैंक्स, फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स तक सीमित नहीं है। पिछले कई सालों में चाइना जैसे देश अपनी मिलिट्री को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स इत्यादि से लैस कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया को भी अपने कदम इस ओर बढ़ाने होंगे ताकि इंडियन मिलिट्री भी इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से अपनी कैपेबिलिटी को बूस्ट कर पाए। इसरो और डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इंक्रीज स्पेंडिंग से ये काम तेजी से हो सकेगा। दोस्तों, सुपर पावर स्टेटस के लिए मिलिट्री अलायंसेस और कल्चरल हेजेमनी भी आवश्यक है। मिलिट्री की बात करें तो अमेरिका हो या यूएसएसआर, अपनी ताकत प्रोजेक्ट करने के लिए इन्होंने दुनिया भर में मिलिट्री अलायंसेस और मिलिट्री बेस सेटअप किए हैं। अमेरिकन बेसेस आज भी पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशन में फैले हैं। चाइना एक राइजिंग सुपर पावर है और उसने भी अपना रुख ऐसे अलायंसेस की तरफ शिफ्ट किया है जहां चाइना रशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते अलाइस की तरह बनाने में बिजी है। चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस की बात की जाए तो कई एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत मिलिट्री बेसिस और अलायंसेस बनाने की शुरुआत कर चुका है। वो दुनिया के कई छोटे देशों में अनवायबल इन्वेस्टमेंट कर उन्हें उधार तले दबा देता है और उनके पोर्ट्स और ज़मीन लीज पे ले लेता है। श्रीलंका का हम्बन टोटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एनालिस्ट का मानना है कि ऐसे आइलैंड्स फ्यूचर में चाइनीज़ मिलिट्री बेसिस बन सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल हेजेमनी सुपर पावर को दुनिया भर में लेजिटिमेसी देती है, जहां बाकी के देश अपने आप सुपर पावर के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर उसके इनडायरेक्ट एलाइज बन जाते हैं। कल्चरल हेजेमनी ज़रूरी है क्योंकि एक सुपर पावर सिर्फ थ्रेट से दुनिया को डोमिनेट नहीं कर सकता। थ्रेट केवल रिबेल देश के खिलाफ यूज़ होता है, जबकि बाकी देशों में कल्चरल हेजेमनी ही सुपर पावर डोमिनेंस इंश्योर करती है। ये काम सॉफ्ट पावर, थिंक टैंक्स, एकेडमिशियंस, फिल्म्स, मीडिया एक्सेट्रा के थ्रू होता है। कल्चरल हेजेमनी का यूएसए बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके प्रति मोस्ट देशों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। यूएसएसआर ने भी ये हेजेमनी कम्युनिस्ट ब्लॉक्स में बनाई थी, लेकिन कोलैप्स के बाद कम्युनिस्ट हेजेमनी कमज़ोर पड़ी। चाइना कम्युनिस्ट हेजेमनी को रिस्टोर करने में फिलहाल सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इसलिए भी हम उसे एक फुल फ्लेज्ड सुपर पावर नहीं कहते। लेकिन इंडिया का क्या? इंडिया इन सभी एस्पेक्ट्स में कहाँ है? दोस्तों, अलायंसेस के मामले में इंडिया ने भी इंडियन ओशन रीजन में अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप्स इंप्रूव की हैं थ्रू इट्स डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी। इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट से लेकर ईरान के चाबहार और शेशेल्स से श्रीलंका के त्रिंकोमली तक इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हैं। इनमें से कुछ में तो इंडिया ने नेवल शिप्स के लिए एक्सेस भी गेन किया है। कल्चरल हेजेमनी के मामले में तो इंडिया के पास ऑलरेडी एक लेवरेज है। इंडिया एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशन अपने अंदर समेटे हुए है, जिसके लिंक्स एशिया से लेकर कैरिबियन तक हैं। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के चलते इंडिया की सॉफ्ट पावर साउथ ईस्ट एशिया से लेकर जापान तक है। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एनआरआईज और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है।
जो माइग्रेट करके न सिर्फ अमेरिका और यूरोप गए बल्कि पैसिफिक के फिजी से लेकर साउथ अमेरिका तक फैले हैं। ये लार्ज पूल ऑफ इंडियन ओरिजिन पीपल इंडिया की सॉफ्ट पावर का मेजर सोर्स है जो उसकी ग्लोबल इमेज को पॉजिटिव बनाता है। दोस्तों, फेमस स्कॉलर जॉन मेयरशाइमर टेरिटरी को इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पावर मानते हैं। एक लार्ज टेरिटरी के कई तरीके के बेनिफिट्स हैं। लार्ज टेरिटरी सुपर पावर को स्ट्रेटजिक एज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका अपनी लार्ज टेरिटरी के चलते अटलांटिक और पैसिफिक दोनों में स्प्रेड है और इस तरह से वो अपनी प्रेजेंस यूरोप से लेकर एशिया तक मेंटेन करता है। इसके अलावा दुनिया भर में फैले अपने आइलैंड और मिलिट्री बेसिस से भी अपना दबदबा बरकरार रखता है। ह्यूज टेरिटरी वॉरफेयर में भी एज देती है। इकोनॉमिकली एक वास्ट लैंड नेसेसरी मिनरल्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर कंट्री का ओवरऑल पावर इन्हांसमेंट भी करती है। इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट देश है विद एरिया ऑफ 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। साथ में वो इंडो पैसिफिक में लोकेटेड सेकेंड मोस्ट पावरफुल देश है आफ्टर चाइना। क्रूशल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास लोकेटेड इंडियन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार के चलते इंडिया के पास एक स्ट्रेटजिक एज भी है। अगर इंडिया वॉरफेयर के वक्त यहाँ ब्लॉकेट्स लगा दे तो चाइनीज इकोनॉमी पैरालाइज हो सकती है। ये सब फैक्टर्स इंडिया को एज देते हैं जिनके चलते वो एक फ्यूचर सुपर पावर बनने की ताकत रखता है। खैर, सच ये है कि अभी भी इंडिया एक सुपर पावर बनने से दूर है। आज भी हमारे कई राज्य सोशल इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट में कमज़ोर हैं। पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी भी मेजर चैलेंज है। लार्ज यंग पॉपुलेशन तो है लेकिन उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स की कमी है। ब्रेन ड्रेन के चलते टेकीज इंडिया छोड़कर विदेशों में सिटीजनशिप ले लेते हैं। मिलिट्री स्फीयर में इंडिया को इनोवेट करना है और उसे एक सुपर पावर के हिसाब से कैपेबल बनना होगा जो अपना एक्सटर्नल पावर प्रोजेक्शन बिना झिझक के कर सके। अलाइज भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान जब से तालिबान के हाथों में गया है तब से इंडिया ने साउथ एशिया में एक ट्रस्टेड अलाई खोया है। इसके अलावा इंडिया के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को ट्वीक कर सिर्फ इमीडिएट इंटरेस्ट पर फोकस छोड़कर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर ध्यान दे। यूएनएससी में परमानेंट सीट भी इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएगा जिसके लिए डिप्लोमेटिक स्किल्स का स्मार्ट यूज़ नेसेसरी है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस इंडिया के सुपर पावर बनने का। इन सारे पर्सपेक्टिव में आपके हिसाब से और क्या एडिशन हो सकता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर यानी बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, नो डाउट। और अब तक की हमारी ये ऐसी मिलिट्री के ऊपर वो भी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने रिएक्शन दिया है। आप लोगों की रिक्वेस्ट के बेस पर ही हमने रिएक्शन दिया। ओह माय गॉड, एक दिन के लिए इतना सारा इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हो रहा मुझसे। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पता चली। बहुत ज़्यादा यानी लाइक इसमें ग्रोथ का और कौन सी स्टेज नंबर पे है, हाँ। लाइक इस चीज़ का नहीं हम लोगों को आइडिया था। एंड उनके डिमांड्स, उनकी जो पूरी गैजेट्स वगैरह और उनकी वहाँ कॉस्ट बजट्स, ये सब जो इनका इन्वेस्टमेंट है, कौन सी कंट्री जो है कहाँ पे अपनी मिलिट्री को ज़्यादा फोकस है। हाँ। जैसे एक थे एक्सटर्नल और एक ज़्यादा इंटरनल पे कर रहे थे, तो ये सब भी पता चला लाइक बहुत ही लाइक इसमें आज बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी, यानी इसमें बताई गई थी। तो बहुत अच्छे तरीके से लाइक उसने डिस्क्राइब करके बताया हम लोगों को पूरा, जिससे हम लोगों को भी खुद थोड़ा क्लियर होता है। अभी तो थोड़ा सा इतना डिफिकल्ट होगा क्योंकि इतना हम यूज टू नहीं होते हैं ना आई नहीं इन्फॉर्मेशन की नहीं, आई मीन है ना मिलिट्री के ऊपर इतना हम लोगों ने कभी लाइक नहीं किया है, देखा नहीं है एक्चुअली, इसलिए। तो अदरवाइज वैसे तो वीडियो बहुत ही अच्छी थी। और उसमें लास्ट में जब वो बता रहा था जैसे इंडिया भी कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बट यार 2030 कैन बी बट 2030 भी दूर नहीं है, 22 आ गए हैं यार। हाँ। तो 2030 तो भी आने ही वाला है। इसका मतलब नो डाउट मिलिट्री एक तो उनको शाबाश जो हमारे लिए वो सर्व करते हैं, और जिस तरीके से यार, और उनकी जो खुद के वहाँ पे जो पूरा कॉस्ट और उनको जो पूरा प्रोटेक्शन दिया, सिक्योरिटी, और जो उनकी जो डिमांड होती है इक्विपमेंट की, ज़ाहिर है आपके पास अगर चीज़ अच्छी नहीं होगी तो आप फिर आगे कैसे लाइक वो कर पाओगे, यूज़ कैसे कर पाओगे। इसके लिए भी बहुत सारी लाइक टेक्नोलॉजी और अच्छे स्किल्स और अच्छे लाइक उसमें टैलेंटेड और भी लोगों की साइंटिस्ट वगैरह सबकी लाइक इन्वॉल्वमेंट की नीड होती है। तो यार इसमें तो ह्यूज अमाउंट इसमें जाती है इनके लाइक
प्लेन्स वगैरह इनके कितने डिफरेंट नाम होते हैं जो मुझे हाँ, अभी तक नाम मुझे भी नहीं याद याद भी है। नहीं होंगे, ये रॉकेट्स और पता नहीं क्या क्या होती भी कितनी अलग अलग आर्मीज, हम्म। एयरफोर्स, फिर वो मिलिट्री, फिर वो जो अंडर वाटर वाली होती है, हाँ क्या कहते हैं? ओशन के अंदर जो होती है हाँ, वो और अलग 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 इतनी सारी होती है, बहुत सबका अलग सारी अलग होती है। बजट निकालना एंड एवरीथिंग। बहुत बहुत ही मुश्किल है, नो डाउट। और इसमें जब वो बताया था कि इंडिया में वैसे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, बट वहाँ पे ना पॉवर्टी भी बहुत है, एंड ना नो डाउट वहाँ यंगस्टर्स बहुत है, बट स्किल्स की भी कमी है। तो इस चीज़ के लिए ना और बहुत सारे लोगों में टैलेंटेड होकर भी वो फिर है ना आगे अपनी पॉवर्टी की वजह से ही नहीं आ पाते हाँ, और ग्रो नहीं कर exactly. पाते हैं अपने आप। हालांकि हमने भी Yes. काफ़ी इंडिया की प्रीवियस वीडियोस पे रिएक्शन दिया है, बहुत सारे टैलेंटेड बड़े बड़े मैं हैं यार वहाँ मुझे पे। नहीं इंडिया का टैलेंट शो आता है, मैं हाँ। हर रोज रात में देखती हूँ कितना टैलेंट है यार वहाँ, लेकिन जो भी वहाँ आता है ना वो यही बता रहा था कि मैं बहुत गरीब खाने से आया हूँ, मुझे ये टैलेंट कहीं शोकेस करने नहीं मिला, तभी मैं इस शो में आया। तो मैं देखती हूँ कितना टैलेंट वहाँ भरा पड़ा है। इट्स जस्ट कि उनको कोई मदद करे, उनको कोई जाए, और लाइक कोई बजट प्लान हो ना जो इन सारी आवाम पे फोकस करता हो, तो these people या can help. बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ना वो बाउंड होके रह जाता है, या तो शायद उसको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती है, या उसको कोई अच्छा सा ना कोई गाइड करने वाला या कोई उसको अच्छा सा समझा सके, या उसके टैलेंट को ना सपोर्ट कर सके। लाइक इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग को पता नहीं चलती है। बट वीडियो सुपर अमेजिंग थी, बहुत अच्छी थी। बट है ना हम चाहेंगे कि आप लोग हम लोगों को इस तरह की वीडियो और भी शेयर किया करें, ताकि हमारे दिमाग में ना ऐसी वीडियोस रहे, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छी, ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है, you should know about all this कि क्या हाँ। चल रहा है, कौन सी कंट्री किस नंबर पे। सो या ऐसी और वीडियोस हमें रिकमेंड करें, हम और रिएक्शंस देंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।